Good morning, students. Welcome to chemistry class. We were doing P block elements for +1 chemistry. And with today's lecture, we are going to conclude this chapter. So in case of any problem or queries, you can always WhatsApp me or write your problem in the comment box. I'll try to solve them accordingly. Today we shall be discussing first thing, reactivity of group 14 elements towards water, oxides of these elements, halides of group 14, hydrolysis of SiCl4 versus CCl4, anomalous behavior of carbon atom, catenation, structures of diamond, graphite, and a reference of fullerene will also be there. So let us start. रिएक्टिविटी विद वाटर, वाटर के साथ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते क्योंकि दे आर नेटवर्क सॉलिड्स. उनके बॉन्ड्स तोड़ना पानी के बस की बात नहीं है और जब तक बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे तब तक वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. दे डोंट रिएक्ट विद वाटर जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सॉलिड्स. टिन हाउएवर रिएक्ट्स विद स्टीम, ठंडे पानी के साथ वो भी नहीं रिएक्ट करती. तो ये बना लेगी SnO2 + H2 और उस पर्पज़ के लिए आपको वाटर 2 यूज़ करने पड़ेंगे. लेड जो है वो वाटर के साथ प्रोबेबली उसके ऊपर लेड ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनने के कारण रिएक्ट नहीं कर पाता. देन इज हेलाइड्स. इनके 2 तरह के हेलाइड्स होते हैं, MX2 और MX4 फार्मूला के. M स्टैंड्स फॉर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, और X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन होगी. उसी तरह से MX4. तो ये जो MX4 टेट्राहेलाइड्स हैं, इसमें CCl4, SiBr4, CCl कोई भी फॉर्मूले के टेट्राहेलाइड्स जो हैं वो कोवलेंट हैं पहली बात तो, एंड दे ऑल एग्जिस्ट. केवल एक टेट्राहेलाइड है जो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, PbI4, बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल. इसको मैं बताऊंगी क्यों. और बाकी सभी टेट्राहेलाइड्स जो हैं दे आर कोवलेंट, लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं, PbF4 लेड टेट्राफ्लोराइड और टिन टेट्राफ्लोराइड. दे आर आयनिक ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, मतलब दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल. तो लेकिन आप ये जरूर याद रखें कि ये दोनों आयनिक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, और बाकी सारे टेट्राहेलाइड्स जो हैं वो कोवलेंट हैं. कोवलेंट है. साथ ही जब ये टेट्राहेलाइड बनता है MX4, जैसे CCl4 बनना है, SiBr4 कोई भी मान लीजिए, तो s ऑर्बिटल में फिलहाल तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये सिचुएशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट करवा के यहाँ ले जाएंगे और इनकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp3. याद रखें टेट्राहेलाइड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. जैसे मान लीजिए सिलिकॉन ही देख लीजिए आप, तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक इधर क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, एक दूसरे क्लोरीन के साथ, इस तरह से, और एक इस तरह से. तो ये ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल, एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3 है जो MX4 के टेट्राहेलाइड्स हैं. अब हम अगली बात करते हैं कि वाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट. तो PbI4 में क्या है कि लेड का आपका 6s और 6p है, इस तरह की कन्फिग्रेशन है. जब PbI4 बनाना है, देन यू नीड टू प्रमोट, आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट करवा के यहाँ अनपेयर करना पड़ेगा. पहला काम क्या होगा, अनपेयरिंग, जो कि ये करवाई हमने. अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ PbI4 नीड्स वेरी हाई एनर्जी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. बहुत हाई एनर्जी लगती है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण. आपको मालूम है s ऑर्बिटल्स को न्यूक्लियस ने बहुत कस के होल्ड कर रखा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है. अनपेयरिंग में जितनी एनर्जी खर्च हो जाती है उतनी एनर्जी तब रिलीज नहीं होती जब लेड आयोडीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स ये करके बॉन्ड बनाता है. तो अगर बॉन्ड बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई वो हाई होती इससे जो अनपेयरिंग के वक्त एनर्जी लगी है, तो PbI4 बन जाता था.
लेकिन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6s to 6p ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट is very high than the energy released when lead forms bonds with iodine. तो खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है. सो PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ये आप याद रखें. और नेक्स्ट थिंग विच वी शेल सी इज tetrahalides. All the tetrahalides of this family can be hydrolyzed with water to give this formula MOH4. इनके हेलोजन ये लूज कर देंगे, वाटर से OH ले लेंगे और HX जो भी हेलोजन होगी वो हेलोजन एसिड के रूप में रिमूव हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि केवल CCl4 जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज नहीं होता, बाकी SiCl4, SiBr4, GeCl4 सबके टेट्राहेलाइड्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं. नाउ व्हाई CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज? हम ये देखते हैं कि SiCl4 हाइड्रोलाइज क्यों हो पाता है और CCl4 में क्या कमी है. तो SiCl4 को देखें अगर आप, SiCl4 में सेंट्रल एटम है सिलिकॉन, और सिलिकॉन पे ज़रा ध्यान दें. सिलिकॉन में 3s और 3p हैं, एक इलेक्ट्रॉन थे और इन्होंने Cl के साथ पेयरिंग करवा के यहाँ पे सिलिकॉन ने इस तरह से 4 Cls के साथ बॉन्ड बना लिया था, ये हमें मालूम है. उसके सिवाय सिलिकॉन के पास 3d ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट पड़ा हुआ है. अब उसकी मदद से ये हाइड्रोलाइज होता है. देखें यहाँ पे जैसे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर सिलिकॉन को अप्रोच करेगा थ्रू इट्स लोन पेयर, और ये लोन पेयर बेसिकली कहाँ पे प्लेस करेगा इसको, ये जो वेकेंट d ऑर्बिटल है वहां पे वाटर जाके अपना ये लोन पेयर प्लेस कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इस तरह का. वाटर ने लोन पेयर सिलिकॉन को दिया, कहाँ रखा, वेकेंट d ऑर्बिटल में रख लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया. और फिर इन द मीन टाइम वाटर ने क्या किया, यहां से Cl और ये निकाल दिया अपना H, Cl along with bond, और ये इस तरह से निकाल दिया. और Cl जैसे बाहर हो गया, क्योंकि सिलिकॉन ने फिलहाल बनाने तो 4 ही बॉन्ड्स हैं, तो Cl जैसे ही बाहर हो गया, वाटर का क्या ये एडजस्ट हो गया, यहाँ पे OHCl की जगह एडजस्ट हो गया, और बाकी 3 Cl तो अभी तक बाकी हैं. तो ये भी इसी तरह के, और साथ में निकल क्या गया है, -HCl निकल गया, ये HCl निकल गया. इसी तरह के 3 स्टेप्स और होंगे, और तीनों के तीनों जो Cl हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ, OH के साथ. सेम वही मैकेनिज्म रहेगा जो मैंने आपको फर्स्ट रिप्लेसमेंट में बताया. तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि सिलिकॉन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल था. डू यू रिमेंबर, कार्बन के पास 2s है, 2p है, लेकिन 2d क्योंकि होता ही नहीं है तो कार्बन हैज नो वेकेंट d ऑर्बिटल. इसलिए कार्बन ऐसा चाहे भी, वाटर उसको लोन पेयर देना भी चाहे, अगर सिलिकॉन की जगह यहाँ पे कार्बन होता, देन दिस कुड नॉट हैपन बिकॉज कार्बन डज नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल. सो आपने ये मैकेनिज्म लिख के उसके बाद आपने सिंपली आप ये लिख सकते हैं, CCl4 कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बिकॉज carbon does not have vacant d orbital like other elements, silicon, germanium, tin and lead, which have 3 vacant d orbital with the help of which they get hydrolyzed. Next topic is anomalous behavior of carbon. Like first member of any group, carbon also behaves differently from its family members, जैसे कि बोरोन ने भी किया था. तो anomalous behavior के कारण वही होते हैं. स्मॉल साइज, कार्बन हैज़ वेरी स्मॉल साइज बाकी ग्रुप मेंबर्स की अपेक्षा. हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, बाकियों की काफ़ी कम है इससे. एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, ये 4 कारण हैं कार्बन के एनॉमलस बिहेवियर के. स्मॉल साइज के कारण जो इसका एनॉमलस, ये तो रीजंस हैं 4. अब बिहेवियर जिसके कारण हम ये कहते हैं कि इट बिहेव्स एनॉमलसली, पहला, इट इज़ वेरी हार्ड. डायमंड जो है वो कार्बन ही है एंड दैट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस. क्यों हार्ड है, क्योंकि कार्बन से बहुत स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, और ये नेटवर्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है इसका, इसलिए बहुत हार्ड होता है. तो अगेन ड्यू टू स्मॉल साइज इट फॉर्म्स वेरी स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड एंड इन नेटवर्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट. भाई जब आपका नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर होगा, विच इज़ अगेन ड्यू टू स्मॉल साइज,
और ड्यू टू स्मॉल साइज इट फॉर्म्स वेरी स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड, और स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण ही ये काबिल हो पाता है कि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाए, और नेटवर्क स्ट्रक्चर होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है कि आपको इसको मेल्ट करवाना है तो आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी सारे नेटवर्क्स को, सारे कोवलेंट बॉन्ड्स को नेटवर्क में काटने के लिए, तोड़ने के लिए। यू नीड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई। टेंडेंसी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग पी पाई डैश पी पाई बॉन्ड्स, वैसे बोरोन के केस में भी हमने डिस्कस किया था, ये सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एग्जांपल्स देख रहे हैं कहाँ कहाँ ये एनॉमलसली बिहेव करता है। तो कार्बन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, मतलब सेकेंड पीरियड के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, डबल और ट्रिपल, बिकॉज इट हैज़ कैपेबिलिटी, इट हैज़ ए कैपेसिटी टू फॉर्म पी पाई डैश पी पाई बॉन्ड्स। क्यों, वो थोड़ा सा इसको इलेबोरेटली हम डिस्कस करेंगे अभी इस पॉइंट को। देन इसके कंपाउंड्स, और ये जो पी पाई बॉन्डिंग वाला पॉइंट है, अगेन इट इज एट्रीब्यूटेड टू स्मॉल साइज के कारण ये पॉसिबल होता है। अगला है कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड्स, रादर मतलब मैक्सिमम कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कोवलेंट। कार्बन के कंपाउंड्स कोवलेंट होने का कारण है इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी के चलते इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर इट फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स। तो सिंपल सा रीजन, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। कैटिनेशन जो है दैट इज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैटिनेशन होता है किसी एटम के अपने ही एलिमेंट के बाकी एटम्स के साथ मिलकर लंबी चेन्स बनाने की टेंडेंसी को कैटिनेशन कहते हैं। इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो ये केवल कार्बन के एक बहुत डिफरेंट और डिस्टिंक्ट, इसको मतलब डिस्टिंग्विश करने वाली प्रॉपर्टी है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन हैज़ द हाईएस्ट टेंडेंसी टू कैटिनेशन, ग्रुप में तो खैर है ही। So allotropic, carbon form allotropic forms but rest of family members do not do so। इसका कारण है इसकी capability to show catenation, और दूसरा because it is capable of forming p pi dash p pi bonds again which is related to small size। तो एलोट्रॉपिक क्यों है इसकी, क्योंकि ये कैटिनेशन कर पाता है, और कैटिनेशन फिर स्मॉल साइज से कोरिलेट होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और p पाई बॉन्डिंग कर पाता है अगेन विच इज कोरिलेटेड टू स्मॉल साइज ऑफ इट्स p ऑर्बिटल, और वो डिस्कस करेंगे अभी हम। मैक्सिमम कोवेलेंसी कार्बन की 4 है। इसका कारण ये है कि इसके पास कोई भी वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ पहले ही। और CCl4 कैनॉट बी हाइड्रोलाइज, बाकी जो टेट्राहेलाइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। अगेन इसका कारण है कि कार्बन में कोई भी वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। तो ये चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ये जो CCl4 ये जो मैक्सिमम कोवेलेंसी वाला है, तो ये CF6 2 नेगेटिव, ऐसी जैसी स्पीशीज देखने को नहीं मिलती ये भी, क्योंकि कार्बन 6 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, लेकिन SiF6 2 नेगेटिव जैसी स्पीशीज देखने को मिलेंगी बिकॉज दे हैव वेकेंट d ऑर्बिटल एंड कार्बन डज नॉट हैव। तो ये भी इनडायरेक्ट तरीका होता है इस बात को पूछने का। CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये अब हमें एलोट्रोपिक, कैटिनेशन और इसका p पाई बॉन्डिंग जो है वो डिटेल में डिस्कस करनी है। हमने अभी कहा कि कार्बन हैज़ ए कैपेसिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड्स with elements of second period, that is carbon, oxygen, nitrogen, जो highly electronegative elements हैं उनके साथ ये ऐसे मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है। मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे बनाता है, p पाई बॉन्डिंग के थ्रू बनाता है। क्यों कार्बन ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि कार्बन का वैलेंस शेल चल रहा है, मतलब जिसके थ्रू इसने पाई बॉन्डिंग करनी है वो चल रहा है 2p ऑर्बिटल। और ये जो सेकंड प्रिंसिपल शेल के सेकंड पीरियड के बाकी एलिमेंट्स हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, उनका भी क्या चल रहा है 2p ऑर्बिटल, जिसके थ्रू वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो कार्बन अगर अपना इलेक्ट्रॉन मतलब अपना पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा इन एलिमेंट्स के साथ, तो बहुत एफिशिएंटली, बहुत इजीली और बहुत स्ट्रांगली बना पाएगा, क्योंकि इसका 2p ऑर्बिटल और इन एलिमेंट्स का 2p ऑर्बिटल का साइज सेम है। इसलिए साइड बाय साइड ओवरलैप is very efficient and the p pi bond formed is very strong.
स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल भी है। अब कार्बन के ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स, चलिए हम सिलिकॉन को ही ले लेते हैं। सिलिकॉन में 2p के बजाय क्या चल रहा है, 3p चल रहा है। अगर वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहें तो उनको अपना 3p ऑर्बिटल, 3p सिलिकॉन के पास है, बाकी के पास 4p, 5p, वो तो और भी बड़े बड़े हैं। तो अब ये सिलिकॉन अगर ऑक्सीजन के साथ p बॉन्ड बनाना चाहे या किसी भी नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह के साथ, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा है और इनके 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा है। देयर इज नो स्कोप ऑफ एफिशिएंट p बॉन्डिंग। अगर बनेगा भी बॉन्ड तो बेहद वीक बनेगा, वो स्टेबल ही नहीं होगा। तो ये थी p बॉन्डिंग की बात। अब बात करते हैं कैटिनेशन। कार्बन हैज़ वेरी, तो मतलब कार्बन का हमने देखा कि कैटिनेशन एक शब्द पढ़ा। कैटिनेशन होता है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी उसमें देखेंगे आप कि कार्बन की ऐसे लंबी 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 कितने मर्जी कार्बन की चेन्स हो सकती हैं, तभी 10, 20 या बहुत ज़्यादा कार्बन के लंबी लंबी चेन्स होती हैं। दैट इज़ कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, किसी एटम का अपने ही एलिमेंट के बाकी एटम्स के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू लॉन्ग चेन्स बनाने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। अब कार्बन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में कैटिनेशन के लिए, हाईएस्ट टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन के लिए जाना जाता है। इसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स जो हैं वो इतनी अच्छी कैटिनेशन नहीं दे पाते। तो कार्बन की इतनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन के कारण है, एक तो इसका स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके कारण कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट नीड्स 348 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। एक कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 348 किलो जूल का अमाउंट चाहिए होता है, विच इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कार्बन बड़ी लंबी चेन भी बनाना चाहे तो बन जाएगी, क्योंकि हर कड़ी जो है, हर बॉन्ड जो है वो बेहद स्ट्रॉन्ग है। और जब ये कड़ियाँ स्ट्रॉन्ग हैं तो चेन जितनी मर्जी लंबी बनाई जा सकती है। अब देखें सिलिकॉन का साइज कार्बन से बड़ा है। ये सिग्मा बॉन्ड बना तो लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और वैसे भी 297 किलो जूल्स की ही एनर्जी चाहिए सिलिकॉन का बॉन्ड तोड़ने के लिए, जो यहाँ पे कितने था 348। जर्मेनियम में चले, जर्मेनियम सिलिकॉन से भी बड़ा है, इसलिए उसका कोवलेंट बॉन्ड और भी कमज़ोर हो जाएगा। इट नीड्स जस्ट 260 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। अब जो कड़ियाँ, ये जो कोवलेंट बॉन्ड इतने कमज़ोर बन रहे हैं, अगर आप कहें कि सिलिकॉन ने लंबी चेन बनानी है तो ये कड़ियाँ क्या करेंगी, टूट जाएंगी, बॉन्ड्स टूट जाएंगे और लंबी चेन बन ही नहीं पाएगी, दैट विल नॉट बी स्टेबल। सो कार्बन के लॉन्ग चेन स्टेबल होने का कारण या कैटिनेशन का क्या कारण है कि एक ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स फॉर्म्स वेरी स्टेबल सिग्मा बॉन्ड। और पाई भी अगर बनेंगे तो बहुत स्टेबल बनेंगे, पाई भी होते हैं चेन्स में है। एंड डाउन द ग्रुप व्हेन वी मूव द साइज ऑफ एटम इज इंक्रीजिंग, इसलिए यहाँ सिलिकॉन से सिलिकॉन का डिस्टेंस वैसे ही बढ़ जा रहा है। बॉन्ड जितना लंबा होता जाएगा उतना ही फ्रेजाइल, उतना ही टूटने वाला होता जाएगा। जर्मेनियम में और फ्रेजाइल हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन जो है दैट इज डिक्रीजिंग, बिकॉज एज द साइज ऑफ एटम इज इंक्रीजिंग द कोवलेंट बॉन्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर वीक एंड टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन इज डिक्रीजिंग। कार्बन की सबसे ज़्यादा है, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम जर्मेनियम, उससे कम काफ़ी कम जो है वो टिन एंड लेड डज नॉट शो कैटिनेशन, ये याद रखें। तो ये थी कैटिनेशन की बात। अब हम बात करेंगे एलोट्रॉपी। तो कार्बन के क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों तरह के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, और उसका कारण यही है कि ये पी बॉन्डिंग भी कर लेता है, कैटिनेशन भी शो कर लेता है। तो इसका डायमंड
और ग्रेफाइट, ये क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। अमॉर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एक नया कोक, कार्बन ब्लैक तो आपने सुन रखा होगा, एक नया नाम रिसेंटली कुछ टाइम पहले ऐड हुआ है, फुलरेन्स, ये इसके अमॉर्फस फॉर्म होती है। अब हम ग्रेफाइट और डायमंड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की, क्रिस्टलाइन, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। दिस इज वेरी स्मॉल ग्लिम्प्स ऑफ डायमंड। डायमंड में क्या होता है, और ये डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं हालांकि कार्बन की है, तो इनकी डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज पे एक नज़र मारें। जो डायमंड होता है उसमें क्या रहता है, हर कार्बन जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जब कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कार्बन सारे बॉन्ड क्या बनाता है, सिग्मा, और इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बना के एक कार्बन 4 कार्बन से, वो 4 कार्बन आगे 16 कार्बन से, फिर आगे 64 कार्बन से, मतलब सारे एक दूसरे के साथ थ्रू वन नेटवर्क एक दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ बंधे हुए हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो इट इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, and due to its network structure it is the hardest substance on this earth, और ये एब्रेसिव के रूप में भी काम आता है। तो डायमंड में हमें क्या नोटिस करना है कि एक तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और कार्बन के सारे बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा बनते हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं है इसमें। क्योंकि सिग्मा बनते हैं तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन की दूरी जो है दैट इज जस्ट 144 पिकोमीटर, एंड इट इज ए नेटवर्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब पैरेलली ग्रेफाइट को देखें। ग्रेफाइट में एवरी कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है कि वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने वाली है, हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगी, और चौथा बॉन्ड जो होगा वो पाई होगा साइड बाय साइड ओवरलैप से। सो ये जो ग्रेफाइट है, जहां डायमंड नेटवर्क स्ट्रक्चर है, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा बाकियों से, मतलब सारे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ग्रेफाइट में ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक लेयर में तो जितने कार्बन्स हैं वो एक दूसरे से बंधे हैं थ्रू 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड हर कार्बन बनाएगा, और ऐसे हेक्सागन बनाएंगे, और उसमें हर कार्बन का एक पाई बॉन्ड तो होगा। एक लेयर ये आ गई, दूसरी लेयर ये आ गई, बट क्योंकि कार्बन से बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए एक कार्बन से दूसरे कार्बन की दूरी विद इन 1 लेयर वो है 144 पिकोमीटर, ओके। और एक लेयर से दूसरी लेयर की दूरी हालांकि 340 पिकोमीटर है। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ड्यू टू इट्स नेटवर्क स्ट्रक्चर, सारे एक दूसरे से बंधे हैं, आप तोड़ेंगे किसी को तो बहुत ज्यादा जोर लगेगा, सबको तोड़ के अलग करना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन ग्रेफाइट में क्या है, एक लेयर है, दूसरी लेयर है, और आपको पता है कि लेयर में क्या है, ढेर सारे पाई बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड का ये हिसाब होता है, जैसे ये ग्रेफाइट की एक लेयर है, ये ग्रेफाइट की दूसरी लेयर है, तो ये जो ग्रेफाइट की एक लेयर आई, इसके जो पाई बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन लेयर के ऊपर रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन लेयर के नीचे। तो ढेर सारे पाई बॉन्ड्स हैं, उसके आधे इलेक्ट्रॉन्स लेयर के ऊपर डीलोकलाइज हो जाएंगे और आधे लेयर के नीचे। डीलोकलाइज मींस फैल जाएंगे, सारे मिलजुल के वो स्प्रेड कर जाएंगे। सो क्या सिचुएशन है, जैसे आपने ब्रेड का स्लाइस ले रखा है, उसके ऊपर बटर है और नीचे भी बटर है, फिर उसके ऊपर आप एक और ब्रेड का स्लाइस लगाते हैं, फिर ऊपर बटर की लेयर है। बटर स्टैंड्स फॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड ब्रेड जो है वो इस कार्बन का जो ढांचा है लेयर वाला। अब ब्रेड, आपके दोनों ब्रेड्स के बीच में क्या है, बटर। देयरफॉर वन ब्रेड कैन इजीली स्लाइड ओवर अदर ब्रेड स्लाइस, क्योंकि बटर क्या देगा उसको, स्लिपरीनेस देगा एक दूसरे के ऊपर। इसके ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऊपर वाली लेयर के नीचे वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से लेयर्स जो हैं वो दूर भागेंगी। दूर भागेंगी तो फिर ये कैसा होगा नेचर में,
स्लिपरी होगा, हार्ड नहीं होगा, जबकि वो डायमंड जो था नेटवर्क स्ट्रक्चर के कारण हार्ड था. Why graphite is a slippery, soft, lubricating substance? Because diamond and graphite has a layered structure, and in between the layers there are pi electrons. The repulsion between pi electrons makes the layers of graphite slip over each other. तो ये इसलिए स्लिपरी, सॉफ्ट और क्या है, लुब्रिकेटिंग. जो खुद स्लिपरी चीज है वो क्या काम कर सकती है, लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम कर सकती है. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. और एक लेयर से दूसरी लेयर का डिस्टेंस में बता चुकी, हाइब्रिडाइजेशन और ये. अच्छा, ओके. ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर of electricity, good conductor of electricity, whereas diamond is not at all a conductor, it is insulator. क्यों कंडक्ट करता है डायमंड इलेक्ट्रिसिटी और ना सॉरी ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, डायमंड क्यों नहीं करता? देखिए, डायमंड में एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 1 2 3 4, चारों किसमें बंधे हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस कार्बन ने भी और इस कार्बन ने भी स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं इनको. ये इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि कार्बन जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना लेगी तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स का कहीं भी मूव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हर सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स को दोनों कार्बन्स ने बड़ी स्ट्रिक्ट नजर रखी होती है. दे कांट मूव. जब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे डायमंड में तो मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो कंडक्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट में देखें, ग्रेफाइट में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स लेयर के ऊपर, लेयर के नीचे, इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव पोल की तरफ भागते चले जाएंगे. दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. कौन से हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स? पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, 3 तो ये सिग्मा बनाती है कार्बन, चौथा क्या है, पाई बॉन्ड हर कार्बन का. तो इतने ढेर सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. और पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड में तो होता है एक पार्टनर ये है, दूसरा पार्टनर ये, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं. और पाई बॉन्ड में क्या है, ये पार्टनर, दूसरा पार्टनर, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर रहेगा और एक पाई इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा. यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स पे उतना होल्ड नहीं होता है पार्टनर एलिमेंट्स, एटम्स का. इसलिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बिटवीन द लेयर्स, दे आर free to move under the influence of electricity, therefore they can conduct electricity. तो ग्रेफाइट जो है is a good conductor of electricity, diamond is not. डायमंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो भाग सके जब आप इलेक्ट्रिसिटी से उनको खींचना चाहें. ग्रेफाइट में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं अबव एंड बिलो द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, उनको जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उनको खींचेगी और वो भाग के आ भी सकते हैं, क्योंकि ये बड़े स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंडर नहीं है. पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द एटम्स. तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं. दिस इज वेरी गुड कंडक्टर. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. इस पे जो भी लाइट पड़ेगी तो उसके कारण ये जो है बहुत शाइनी और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है. ग्रेफाइट इज टोटली ओपेक, इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती. सो दीज वर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट. बोथ आर क्रिस्टलाइन एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. एंड एमॉर्फस फॉर्म में आप फुलरीन्स जो हैं वो बकी बॉल्स की तरह होती हैं. उसमें भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, लेकिन बिग साइज़ की बॉल्स बन जाती हैं. उसमें कुछ 5 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, उसमें कुछ 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, और वो बड़ी बड़ी बॉल्स का शेप ले लेते हैं. बट दैट इज एमॉर्फस फॉर्म ऑफ एमॉर्फस एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. तो स्टूडेंट्स, ये तो डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स हैं. डायमंड का देखिए नेटवर्क स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट के ये लेयर्ड स्ट्रक्चर जिनकी हम बात अभी कर चुके. ये जो बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये है फुलरीन. फुलरीन इज एमॉर्फस एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. तो जहां पे ग्रेफाइट जाना जाता है थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन होने के लिए, वहीं पे ये जो फुलरीन है दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, क्योंकि इसमें जो है वो स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं होते इसमें. फुलरीन्स जो हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन इलेक्ट्रिक आर्क इन प्रेजेंस ऑफ हीलियम और आर्गन, मींस इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है ग्रेफाइट को, तब ये बनती है.
इनमें 350 या इससे कुछ ज्यादा तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं। एज फार एज C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन इज कंसर्न, जिसकी सामने आपके सामने ये फिगर भी तस्वीर भी है ये वाली, इसमें ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, सभी कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज हैं, इसलिए ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे और चौथा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे ऑल आर डीलोकलाइज्ड, जैसे कि ग्रेफाइट में भी डीलोकलाइज्ड होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें कुछ 6 मेंबर रिंग्स हैं कार्बन के और कुछ क्या है 5 मेंबर रिंग्स हैं। 60 वर्टिसेस हैं, तो हर और 60 वर्टिसेस पे कार्बन एटम्स ही हैं। उसमें ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें 20 जो हैं वो 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स होंगे और 12 जो होंगे वो 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स होंगे। ये जो 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स होंगे, ये आप देख रहे हैं कि ये केवल 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स के साथ फ्यूज किए जा सकते हैं, जबकि एक 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग्स के साथ भी फ्यूज किया जा सकता है या 6 मेंबर्ड रिंग के साथ भी फ्यूज किया जा सकता है। ये दोनों का फर्क रहता है। जहां तक कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात है, तो वो 143.5 पिकोमीटर और 138.3 पिकोमीटर रहती हैं। सो दीज वर द मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फुलरीन।